व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान के रेमेडियल मॉड्यूल के अध्याय 4 परमाणु संरचना का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके पहले अध्याय 1, 2 और 3 रेमेडियल मॉड्यूल का फुल सॉल्यूशन हमने बता दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो और आसानी से पूरा जो रेमेडियल मॉड्यूल है उसको हल कर सकते हो। इसके साथ ही विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो हर अध्याय के आने वाले हैं, तो आप चैनल को देखते रहिए जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए और आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो जाए। तो प्रश्न पहला है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो इसका उत्तर होगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। इसके बाद है, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका उत्तर आएगा 8। इसके बाद है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका उत्तर है 2, 8, 1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। चौथा है, एटम शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका उत्तर होगा एटम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले किस कण की खोज हुई, तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो इसका उत्तर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो यहाँ आएगा समस्थानिक। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है, वे परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो यहाँ पे आएगा समभारिक। समभारिक वे परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तीसरा है, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम है। हीलियम कण होते हैं। चौथा है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक, यहाँ पे चैडविक लिखना हमें, चैडविक ने की थी। पांचवा है, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं। उदासीन जो कण होते हैं वो न्यूट्रॉन कहलाते हैं, तो न्यूट्रॉन आएगा यहाँ। छठा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य चुनिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य चुनिए। इसमें पहला, थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो यह कथन असत्य है क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, हमें पता ही, हमने ऊपर रिक्त स्थान में भी देखा है। इसके बाद दूसरा है, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13 होती है, तो यह कथन सत्य है। तीसरा है, हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, तो यह कथन भी सत्य है। चौथा है, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। और पांचवा है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार से सत्य असत्य हमने लिख दिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर होगा गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने कैथोड किरणों की खोज की थी। इसके बाद है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर होगा हेनरी बेकेरल। तीसरा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर होगा रुदरफोर्ड। प्रश्न चौथा है, क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र लिखिए, तो क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र हम लिख देंगे यहाँ पर। 17 जो इसका परमाणु क्रमांक है और 35 जो लिखा है परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, यहाँ 37 आएगा। तो इसके 2 समस्थानिक है जिसमें एक का परमाणु द्रव्यमान 35 है, दूसरे का 37 है और ये दोनों समस्थानिक है। इसके बाद 5वां जो प्रश्न दे रखा, निम्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाइए। लेकिन यहाँ परमाणु नहीं दे रखे हैं कि हम किसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाएंगे, तो हमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है अभी। प्रश्न नंबर 5वां है, सही जोड़ी मिलाइए।
तो इसमें है गोल्डस्टीन, हाइड्रोजन समस्थानिक, अनावेशित कण, मैग्नीशियम, कार्बन। और यहाँ पे दे रखा न्यूट्रॉन, केनाल रे, 6, 3 मैग्नीशियम। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 4 नंबर पे जो, तो मैग्नीशियम का यहाँ पे सूत्र है मैग्नीशियम, इसकी जोड़ी इससे बन जाएगी। कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक 6 आ जाएगा, तो ये 5 इसकी जोड़ी बनेगी। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, तो इसकी जोड़ी यहाँ बनेगी। गोल्डस्टीन जो है इसने केनाल रे की खोज की थी, तो यहाँ पे जोड़ी बनेगी। और अनावेशित कण जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं, तो इस प्रकार से यह जोड़ी बनेगी। ठीक है, अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है केनोल किरणें क्या है, तो इन प्रश्नों के उत्तर अब हम देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है केनोल किरणें क्या है, तो इसका उत्तर है ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने केनोल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, तो इसका उत्तर होगा। दूसरा है कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कार्बन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक वितरण में हम लिख देंगे कि पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में 4। पहले में इलेक्ट्रॉन वितरण हो जाएगा 2, 4। ठीक, इस तरह से लिख देते हैं हम 2, 4। सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण हो जाएगा 2, 8, 1 और सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। इसके बाद है कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसका उत्तर है कैथोड किरणों की विशेषताएं। पहली विशेषता है किरणें कैथोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है, और दूसरी है किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2 विशेषताएं हमने लिख दी है। अब प्रश्न नंबर चौथा है यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो इसका उत्तर होगा परमाणु संख्या 8 होगी। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु संख्या हो जाती है, तो यहाँ 8 ही हो जाएगी। अब लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लिखिए। तो इसका उत्तर है वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 प्रमुख समस्थानिक 17, क्लोरीन 35, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक है और ऊपर जो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं इसे ये दे रखा है। और दूसरा है जहाँ पे परमाणु भार 37 है, एक में 35 और एक में 37 है, तो ये दोनों इसके समस्थानिक है। इनमें दोनों ही समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक 17 है, जबकि परमाणु भार क्रमशः 35 और 37 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 जो समस्थानिक है हाइड्रोजन के, और इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से होता है, इस तरह से एक यहाँ नीचे लिखा जाएगा ये परमाणु क्रमांक है, और ऊपर जो एक लिखा जाता है इसका परमाणु भार है। इसी प्रकार इसको इस तरह से लिखेंगे और इसको इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2 है समभारिक क्या है, तो इसका उत्तर है वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आर्गन का जो परमाणु क्रमांक 18 है, परमाणु भार 40 है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार 40 है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार है 40। तो इस प्रकार परमाणु भार इन तीनों के बराबर है, इसलिए इन्हें हम समभारिक कहते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आर्गन, पोटेशियम व कैल्शियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19 और 20 है, जो कि भिन्न भिन्न है, जबकि इन तीनों तत्वों के परमाणु भार 40 है, जो कि समान है। बाद अगला प्रश्न तीसरा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है परमाणु क्रमांक को परिभाषित कीजिए, तो इसका उत्तर है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सोडियम, तो सोडियम में नीचे जो लिखे वो 11 परमाणु क्रमांक है।
और इसका जो जिस Na से प्रदर्शित करते हैं सोडियम को, और 23 जो इसका परमाणु भार है। नाभिक में 11 धनावेश संख्या अर्थात 11 प्रोटॉन उपस्थित है, इस संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित तत्वों में उनकी न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करो। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करके हमें बतानी है। यहाँ पे इसका सूत्र दे रखा है। तो यहाँ पे 11 हमें पता ही है, परमाणु क्रमांक दे रखा, और परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉन की संख्या होती है, और Na जो इसको सोडियम को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, और 23 जो इसका परमाणु भार दे रखा है। तो ये हमेशा पता होना चाहिए कि परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार जो होता है उसमें दो चीजें होती है, एक तो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ के परमाणु भार बनता है। ठीक है, परमाणु भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो हम आसानी से यहाँ पे हमसे पूछा गया है न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी। तो हमें पता है कि प्रोटॉन इतने हैं, और यहाँ ऊपर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों हैं, तो यदि इसमें से घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको घटा दिया है, जिसे सोडियम है, यहाँ पे Z मतलब परमाणु जो क्रमांक है उसको Z से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 11 है, मतलब ये प्रोटॉन की संख्या है। A मतलब परमाणु भार 23 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z, मतलब A में से Z घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 23 में से 11 घटा दिए, अब 23 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 12। ठीक है, 12 न्यूट्रॉन है। उसी प्रकार कैल्शियम में भी ऐसा करके देख लेंगे, तो 40 में से 20 घटा देंगे तो जो 20 आए वो न्यूट्रॉन है। तो इस प्रकार से हमने न्यूट्रॉन आसानी से निकाल लिए हैं। प्रश्न नंबर 6 है पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? परमाणु क्रमांक 19 के तत्व की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। तो परमाणु संरचना का आरेख बनाना हमें, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें परमाणु या इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित होंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद में 8 होते हैं, ये हमें पता ही। तो 8 और 2 10 हुए। इसके बाद वाले में वापस 8 होते हैं, तो 10 और 8 18 हुए। एक और बचा, क्योंकि यहाँ तो 19 चाहिए, तो एक जो है वो सबसे बाहरी चौथे ऑर्बिट में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा 2 8 8 1, और इसी को हमें इस तरह से प्रदर्शित कर देना है। तो सबसे पहला जो ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद वाले में हम 8 बताएंगे, फिर उसके बाद वाले तीसरे में भी 8 बताएंगे, और सबसे बाहरी वाला उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इस तरह से बना के हम इसका आरेख बना सकते हैं आसानी से। और ये जो हमने जो इसका परमाणु क्रमांक है ना 19 को अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस तरह से जाते हैं उस तरह से प्रदर्शित कर दिया। तो सबसे पहले वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके बाद वाले में 8, फिर उसके बाद वाले में फिर 8 दिखाते हैं, और जो बचे हुए उसके अगले ऑर्बिट में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? तो इसका उत्तर है, रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। रुदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास विकिरण द्वारा करेगा तथा उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी। अंत में वह नाभिक में गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी कक्षा में नाभिक के चक्कर लगाता रहता। तो ये उसकी सीमाएं हैं कि इस बात का स्पष्टीकरण रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं हुआ। इसके बाद हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, रुदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को सचित्र समझाइए तथा प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो इसका उत्तर है, रुदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। इसमें पहला है, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। इसके बाद दूसरा है, कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा है, हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है। तो इस तरह से चित्र से हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रुदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए। पहला निष्कर्ष है, परमाणु के बीच का अधिकांश भाग खोखला एवं आवेशहीन है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं। दूसरा है, अल्फा कण एवं नाभिक पर समान आवेश होने के कारण कुछ अल्फा कणों का विभिन्न कणों में विक्षेपित
हो जाते हैं। और तीसरा, हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौटता है क्योंकि परमाणु का नाभिक अत्यधिक छोटा एवं कठोर है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। और इसके लिए आपकी जो वर्कबुक है उसमें बहुत कम जगह दे रखी है, तो आपको यहाँ पर केवल जो निष्कर्ष है वो लिख दो और चित्र अलग से बना के लगा देना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न जो दूसरा है, विसर्जन नलिका किसे कहते हैं, चित्र सही समझाइए। तो चित्र आप अलग से बना के लगा देना और ये उत्तर लिख देना। विसर्जन नलिका एक कांच की नली होती है जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड कैथोड तथा एनोड लगे होते हैं, जिसके बीच में उच्च विद्युत विभव लगाया जाता है। यह नली एक निर्वात पंप से जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो हमें यहाँ गुणों की तुलना करनी है। तो गुण है आवेश, द्रव्यमान, खोजकर्ता का नाम और परमाणु में स्थिति। इन गुणों के आधार पे हम इसकी तुलना करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो आवेश में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन में 1.6, ठीक है, 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, ठीक है, ऋण 19 कूलाम्ब है। प्रोटॉन में हम लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात धन 19, ठीक है, ये ऋण 19 था, ये धन 19 होगा, धन 19 कूलाम्ब। और न्यूट्रॉन में होगा 0 क्योंकि इस पे कोई आवेश ही नहीं होता है। इसके बाद द्रव्यमान में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन में 9.109 गुणा 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। प्रोटॉन में होगा 1.67 गुणा 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन में हम लिखेंगे 1.6748 गुणा 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम। खोजकर्ता का नाम इलेक्ट्रॉन में जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। परमाणु में स्थिति, इलेक्ट्रॉन में परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गतिमान। प्रोटॉन जो है परमाणु के नाभिक में और न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में। तो इस प्रकार से हम तुलना कर देंगे। अगला प्रश्न है, समस्थानिक की परिभाषा लिखो तथा उसके अनुप्रयोग लिखो। तो हम यहाँ लिखेंगे समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने के कारण परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इसको इस सूत्र द्वारा बता देंगे हम। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, पहला, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा है कैंसर बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है और घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम दिखा देंगे। हाइड्रोजन, आपकी बुक में जगह कम है तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हो आप एक ही लाइन में लिख देना, तो यहाँ हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है, 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्र का संगठन नीचे दिया गया है, एक्स और वाई। ये परमाणु है, कोई से अलग अलग, एक एक्स है, एक वाई है। प्रोटॉन इसमें 6 है और इसमें भी 6, जबकि न्यूट्रॉन इसमें 6 और इसमें 8 है। एक्स तथा वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है हमें बताना है। तो यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देते हैं तो परमाणु का जो है द्रव्यमान संख्या निकल आती है। तो यहाँ पे जो स्पीसीज एक्स है उसके प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 6 और 6 12। उसी प्रकार जो वाई स्पीसीज है उसके प्रोटॉन 8 है और प्रोटॉन तो 6 है और न्यूट्रॉन 8 है। तो यहाँ पे जो वाई स्पीसीज की द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 6 धन 8 बराबर 14 हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे स्पीसीज वाई का परमाणु द्रव्यमान 6 धन 8 बराबर 14 है और एक्स तथा वाई दोनों समस्थानिक है। समस्थानिक इसलिए क्योंकि इनके प्रोटॉन की संख्या दोनों के बराबर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों, ब्रोमीन यहाँ पे 79 इसका परमाणु द्रव्यमान है, 49.7% को, तथा ब्रोमीन जहां इसका परमाणु द्रव्यमान है 81 50.3% के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करो। तो औसत निकालना हमें यहाँ पे, तो इसको इस तरह से निकालेंगे, किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर U1 गुणा प्रतिशत धन U2 गुणा प्रतिशत। तो यहाँ पे U1 U2
क्रमशः प्रथम व द्वितीय समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, यू से यहाँ परमाणु द्रव्यमान प्रदर्शित किया गया है। तो पहले के परमाणु द्रव्यमान का प्रतिशत गुणा दूसरे के परमाणु द्रव्यमान का प्रतिशत। अब यहाँ दिया है U1 पता है हमें कि 79 है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रखा था 79 और U2 है 81, यहाँ पे 81 दिखा रखा है। तो प्रतिशत भी हमें दे रखा है 49.7% और ये 50.3% था। तो ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर 79 गुना 49.7/100 और 81 गुना 50.3/100। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे जो 2 जीरो हटाएंगे तो ये 0.2 अंक आगे आ जाएगा और यहाँ पे भी हम 2 जीरो हटाएंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीधा ही कर दिया ये 79 गुना 0.497 धन 81 गुना 0.503। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 39.263 आएगा धन इसका इसमें गुणा करेंगे तो 40.743 आएगा। आप करके देख सकते हो। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 80 U मतलब परमाणु भार, क्योंकि औसत निकालना था, परमाणु द्रव्यमान और भार एक ही होता है। तो यहाँ पे ये आ गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे संयोजकता किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करने या उनको ग्रहण करने अथवा उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अष्टक बनाने के लिए साझा किए गए या ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। क्योंकि हर परमाणु का यह रहता है कि वो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अब उसकी बाहरी में यदि 6 हो तो उसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब उसकी संयोजकता हो गई। उदाहरण है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। उसका इलेक्ट्रॉन वितरण कैसे होगा 2 और 6, क्योंकि सबसे पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 6 इस प्रकार होगा कि बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। यह अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अतः इसकी संयोजकता 2 हुई। दूसरा है सिलिकॉन Si। इसका परमाणु क्रमांक 14 है और इसका इलेक्ट्रॉन वितरण कैसे होगा 2 8 4 के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। यह अष्टक पूर्ण करने के लिए यह 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। या तो 4 इलेक्ट्रॉन ही निकाल देगा, किसी और को दे देगा, या 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो इसके बाहरी कक्ष में 8 हो जाएंगे। इस प्रकार इसकी संयोजकता 4 हुई है। तो इस प्रकार ये अध्याय 4 के संपूर्ण प्रश्नोत्तर हो चुके हैं आपके रेमेडियल बुक के, और इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।